आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बने क्रिमिनल मास्टरमाइंड। यहाँ पर हमें ये देखना है कि कैसे हम क्राइम्स को समझ सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स भी समझ आ गए ना, तो ये एक बहुत बड़ा असिस्टेंस हो जाएगा आपके फाइनल एग्जाम क्लैट 2026 के लिए। क्या क्या चीजें क्राइम होंगी, नहीं होंगी, क्या कोई एक्सेप्शंस हैं, क्या बचने का कोई तरीका है। लेट्स डाइव डीप इनटू द माइंड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। Hi everybody, welcome to the YouTube channel of PW CLAT। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बने क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स। तो क्राइम की वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है बच्चों, और यहाँ पर हमें ये देखना है कि कैसे हम क्राइम्स को समझ सकते हैं। आज का ये जो समर कैंप का लेक्चर है ये आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, ये आइडेंटिफाई करने में कि बेसिक्स क्या होते हैं क्रिमिनल लॉ की। अगर आपको बेसिक्स भी समझ आ गए ना, तो ये एक बहुत बड़ा असिस्टेंस हो जाएगा आपके फाइनल एग्जाम क्लैट 2026 के लिए। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल दिस लवली स्टूडेंट्स विशिंग मी हियर। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट्स डाइव डीप इनटू द माइंड्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि कैसे हमने क्रिमिनल लॉ को बनाया, कैसे हमने उसको समझाया, और क्या क्या चीज़ें क्राइम होंगी, नहीं होंगी, क्या कोई एक्सेप्शंस हैं, क्या बचने का कोई तरीका है, ये जानते हैं आज के लेक्चर में। एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्रिमिनल लॉ जो है वो होता क्या है, क्या चीज़ हम क्रिमिनल लॉ में पढ़ते हैं। तो हम ये जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडियन पीनल कोड को। इंडियन पीनल कोड हमें ये बता के गया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें क्राइम होती हैं और क्या क्या चीज़ों की पनिशमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है, क्या चीज़ आप कर सकते हो और क्या चीज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ डिफाइंड है इंडियन पीनल कोड में। What can be done and what cannot be done is clearly mentioned here in Indian Penal Code। अब हमने देखा क्या कि हमारे पास में ये लॉ जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। हमने इंडियन पीनल कोड की जगह अब एक नया लॉ हम ले आए, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। काम वही करता है भारतीय न्याय संहिता भी। ये हमें ये बताता है कि क्या क्या ऐसे लॉज हैं जो क्या क्या ऐसे ऑफेंसेस हैं जो आप करोगे तो आपको क्या पनिशमेंट्स मिलेंगे, ये डिफाइन करता है भारतीय न्याय संहिता। इसके अलावा क्रिमिनल लॉ में हमारे पास में आते हैं प्रोसीजर्स, जो क्रिमिनल को कैसे आप अरेस्ट करोगे, अगर बेल दिलवाना है तो कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें कि कौन क्रिमिनल होगा ये हमें आईपीसी या बीएनएस बताता है। इस क्रिमिनल को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, कैसे इसको पनिशमेंट तक पहुंचाया जाएगा, वो पूरा प्रोसीजर हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है, जिसको हमने चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि क्या है क्रिमिनल लॉ। तो मैंने आपको बताया जैसे कि ये एक रूल बुक है बेटा, जो आपको बताती है कि आपने क्या नहीं करना, और अगर आपने ये रूल तोड़ा तो आपको पनिशमेंट। तो मान लीजिए आप जा रहे हैं गाड़ी में और यहां सामने से एक और गाड़ी रॉन्ग साइड आ रही है और आपकी गाड़ी हल्की सी टकरा गई। अब यहां पर ये जो टक्कर हुई है ना, ये मामला एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी का है, ठीक है। पर मान लीजिए आप जा रहे थे फुल स्पीड में, 200 की स्पीड में एक्सप्रेस वे पे भगा रहे थे, और एम्पलीफायर बज रहा है जोर जोर से गाना आपकी गाड़ी में, और आपने यहाँ पर किसी इंसान का एक्सीडेंट कर दिया। अब इस केस में क्योंकि तुमने सोसाइटी को हार्म किया है, पूरी सोसाइटी में खतरा, अब हमें दिख रहा है कि यार ये इंसान को तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये चलाएगा तो कोई इंसान नीचे कुचला जाएगा। यहाँ पर स्टेट आती है बचाने के लिए सबको, पूरे स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है अब ये समझाना कि इस इंसान को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। तो अगर तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हारा दोस्त वापस नहीं देता पैसे, तो ये जो डिस्प्यूट होता है ना बेटा, दिस इज बिटवीन टू पार्टीज, यू एंड योर फ्रेंड। ऑन द अदर साइड अगर एक चोर तुम्हारे पैसे लेके चला जाता है, नाउ द डिस्प्यूट इज बिटवीन द स्टेट एंड दैट थीफ। तो स्टेट हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आती है आगे कि हम बचाएंगे तुम्हें। कौन करेगा इंसाफ? हम करेंगे इंसाफ, अभी हम जिंदा हैं। वो वाली चीज स्टेट करती है कि हमें प्रोटेक्ट करने का काम,
और दूसरे इंसान को पनिश करने का काम स्टेट करती है। ये लायबिलिटी स्टेट के कंधों पर हमने रखी हुई है कि क्या ऑफेंस है, पहले तो हमें ये बताओ, इस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, दूसरा ये दिलाओ, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, न्याय करो। क्योंकि जहां न्याय होगा वहीं तो लोग स्टेबलाइज होंगे। इससे हमें पता चलता है कि क्या गोल्स हैं, क्यों हमें क्रिमिनल लॉ चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि क्रिमिनल लॉ एक डंडा है बेटा। तो जब भी हम बदमाशी करते हैं तो क्या होता है कि हमें डांट पड़ती है, हमें डंडा पड़ता है। तो क्रिमिनल लॉ एक डंडा है कि अगर कोई भी गलत काम किया जाएगा तो ये डंडा पड़ेगा। ये डंडा उस इंसान के ऊपर चलेगा जिसने गलत काम किया है। तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना काम किसका है? क्रिमिनल लॉ का। अगर हमने कहीं पनिशमेंट्स दिए ही नहीं तो हर इंसान अपनी मन मर्जी का करेगा। हर इंसान वैसे काम करेगा ना जैसा उसका मन करेगा। माई लाइफ माई रूल्स, माई गमला माई फूल्स। मैं गमला फेंक के मारूं या मैं फूल फेंक के मारूं या मैं मिट्टी फेंक के मारूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर तो यही चीज को डिस्करेज करता है क्रिमिनल लॉ। कैसे डिस्करेज करता है? क्योंकि वो आपको डिटर करता है रॉन्गफुल एक्ट से। डिटर मतलब रोक देना, खंडित कर देना, बीच रास्ते में ही आपको मना कर देना, नो 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 नो। ठीक है, तो अगर आपने डोरा द एक्सप्लोरर देखा है तो उसमें आता है ना, स्वाइपर नो स्वाइपिंग, स्वाइपर नो स्वाइपिंग, कि आप स्वाइपर को मना कर रहे हो कि नहीं, आपने ये काम नहीं करना है। तो क्रिमिनल लॉ पहले जब मुझे डिफाइन करके बता देता है कि क्या गलत है और क्या सही है, कि कौन सा कार्य सही है करना, कौन सी चीज गलत है, जब क्रिमिनल लॉ मुझे पहले ही ये चीज बता देगा तो मुझे क्लियरली पता होगा कि यार ये करना सही है और ये चीज गलत है। क्या भाई को मारना सही है या गलत है, ये चीज अगर कहीं लिखी होती तो हम उस हिसाब से काम करते ना। तो रॉन्गफुल एक्ट्स हमें बता देता है क्रिमिनल लॉ। इसके साथ में एक और काम करता है कि वो दिलाता है पनिशमेंट, कि अगर किसी ने गलत किया तो सिर्फ बोलेगा नहीं कि ये गलत मत करो, साथ ही में उसे पनिश भी करेगा। क्रिमिनल लॉ का काम है पनिश करना। किसको? उस इंसान को जिसने कुछ गलत किया है। रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट दिलवाता है क्रिमिनल लॉ। और साथ ही में कभी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमें दिखता है कि स्कोप है इंसान में कि ये इम्प्रूव हो सकता है, एक स्कोप है हमारे पास में कि ये इंसान शायद उतना बुरा नहीं है, सॉरी, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमारे पास में अगर, तो हम क्या कहेंगे? हम उसे रिहैबिलिटेट करेंगे। तो रिहैबिलिटेट का मतलब क्या है कि देखो, जैसे ये एक इंसान है, ये वैसे तो बंद है जेल में, बट जेल में इससे योगा करवा रहे हैं कि तू अपना दिमाग को थोड़ा शांत कर, थोड़ा धरती से कनेक्ट कर, थोड़ा सा अपने आप के अंदर काम लेके आ, कंपोजर लेके आ। हम अगर देखते हैं कि कोई इंसान ऐसा है कि अभी इतना बुरा नहीं हुआ है, अभी शायद इसके अंदर थोड़ा सा है चेंज होने की क्षमता, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि इसको रिहैबिलिटेट कर दें, वापस से आम इंसान जैसा बना दे, ऑफेंडर वाली सोच इसके मन से निकाल दे, जो बुरी सोच इसके मन में आ गई है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक गोल है किसका? क्रिमिनल लॉ का। इसके साथ में बेटा एक चीज़ और है विच इज़ इमर्जिंग, दैट इज़ विक्टिमोलॉजी, जहाँ पर हम विक्टिम के भी बारे में सोचते हैं। देखो, अभी तक हमने जितना भी सोचा वो ज़्यादातर हमने सोचा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑफेंडर, कि भाई ऑफेंडर को पनिश करो, ऑफेंडर को रिहैबिलिटेट करो, ऑफेंडर को मना करो कि वो कोई भी काम ना करे। बट विक्टिम का क्या? विक्टिम के बारे में कौन सोचेगा? अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं कौन हूँ? विक्टिम। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो तुम कौन हो? ऑफेंडर। तो मेरे बारे में भी तो सोचो, विक्टिम के बारे में भी तो सोचो। तो विक्टिमोलॉजी हमें बताता है कि भाई विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन देना है।
विक्टिम्स का ख्याल रखना है, विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना है, विक्टिम्स की टेस्टिमनी कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चलती हैं कहाँ से, विक्टिमोलॉजी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम विक्टिम्स का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहते हैं। तो क्रिमिनल लॉ ने अभी एक नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस कर दी है, जहाँ पर हम विक्टिमोलॉजी को भी पढ़ते हैं। हम विक्टिम्स के बारे में भी थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं कि सिर्फ हम ऑफेंडर को पनिश करना हमारा सोल मोटिव ना हो, हमें थोड़ा सा ईज करना है पेन विक्टिम का। अब एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, जैसे कि एक एसिड अटैक का केस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सिचुएशन ऐसी बनी कि ए ने बी के ऊपर एसिड फेंका। अब जब ए ने एसिड फेंका तो ए कौन हुआ? ऑफेंडर, ऑफेंस करने वाला ऑफेंडर। किसके साथ ऑफेंस हुआ? बी के साथ, विक्टिम के साथ। अब मान लो कोर्ट में जो केस है वो चला ए वर्सेस स्टेट वर्सेस ए का केस चला, कहाँ कब तक चला? 10 साल तक चला। 10 साल बाद जाकर विक्टिम को मिला क्या? न्याय। बी को न्याय मिलने में 10 साल लग गए, बट यहाँ पर उसको अपनी स्किन ठीक करानी है, उसको हॉस्पिटल के बिल्स भरने हैं, उसको मेंटल क्रूएलिटी हो रही है, फिजिकली कोई उसको पसंद नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी तो हर्जाना देना पड़ेगा ना। तो विक्टिमोलॉजी ये कहती है बेटा, क्रिमिनल लॉ में अब हमने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि अगर तुमने कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो ये जो पीड़ित इंसान है ना, जो विक्टिम है, उसको कुछ कॉम्पेंसेशन तुम्हें देना पड़ेगा, कुछ पैसा भी तुम्हें देना पड़ेगा। जेल तो काटोगे ही काटोगे, उसके साथ में कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। ये एक न्यूली इमर्जिंग गोल है क्रिमिनल लॉ का। रिहैबिलिटेशन का एक और एग्जाम्पल बहुत राइटली किसी ने पॉइंट आउट किया है कि रिहैबिलिटेशन का एक और एग्जाम्पल बेटा वो भी हो सकता है जैसे कि अभी हमने कम्युनिटी सर्विस करी है। कम्युनिटी सर्विस में क्या है कि आप कोई भी ऐसा काम करोगे जिससे कम्युनिटी को हेल्प होती हो। तो कम्युनिटी सर्विस कैन ऑल्सो बी अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रिहैबिलिटेशन, कि यहाँ पर आप अगर उसको छोटे से ऑफेंस के लिए जेल भेज दोगे तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो एक हार्डन्ड क्रिमिनल होके बाहर निकलेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि हम उसको ऐसी पनिशमेंट दे दें जिससे कम्युनिटी का भी भलाई हो, ज़माने की भी भलाई हो, आसपास के, और साथ ही में उसको भी थोड़ा मौका मिले सोचने का कि उसने क्या गलत किया और क्या सही किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में कि क्या है वो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमें बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्राइम होगी या नहीं होगी। तो जो हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ में, इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो दो चीज़ों के ऊपर चलता है कि पहला तो एक गिल्टी एक्ट है, दूसरा आपने वो एक्ट सोच समझ के किया है। इंटेंशन और एक्ट दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ये इंसान सिर्फ सोच रहा है कि मैं उसकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा देता हूँ, बूम, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है ये? एक गिल्टी माइंड है। इसने अपने दिमाग में ये इंटेंशन बना ली है कि गाड़ी के नीचे बॉम्ब तो मैं लगा के ही रहूंगा। इसको हम बोलते हैं मेंजरिया। दिस इज कॉल्ड मेंजरिया, कि यहां पर मैं बोल रही हूं कि गाड़ी के नीचे बॉम्ब तो लगाएंगे ही लगाएंगे। इसी को असिस्ट करता है क्या? गिल्टी माइंड, कि भाई गिल्टी माइंड के साथ में एक गिल्टी एक्ट भी जुड़ गया। क्या है ये गिल्टी एक्ट? कि सोचा था गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगाएंगे, मैंने लगा भी दिया एक्चुअली में बॉम्ब। दैट इज, दोनों चीजें हो गई, गिल्टी माइंड भी था, गिल्टी एक्ट भी हो गया। इसके साथ में ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसने पहले सोचा कि पहले वहाँ जाऊँगा, वहाँ से हथौड़ा खरीदूंगा, हथौड़ा खरीद के उसकी विंडो तोड़ूंगा, विंडो तोड़ के अंदर घुसूंगा, फिर उसके बाद एक सोने का पॉट है, उस सोने का गमला लेके भाग जाऊंगा। अब ये करने भी पहुंच गया वही सेम काम। तो गिल्टी माइंड था, उसके साथ में उसने वो एक्ट भी कर दिया जो उसने सोचा था। क्या बन गया? पूरा एलिमेंट कंप्लीट हो गया क्राइम का। तो एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट करना, गलत एक्ट करना, गलत काम करना इज एक्टस रियस। मेंस रिया मतलब मैंने जो सोचा, मैंने गलत चीज सोची, दोनों चीजें मैंने जब कर दी तो मैंने क्राइम कर दिया। एक्टस रियस मतलब मैंने गलत काम भी कर दिया, साथ में मैंने सोच समझ के किया था गलत काम। तो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो क्राइम हो गया कंप्लीट। आपका, आपके एसेंशियल्स कंप्लीट हो गए क्राइम के।
एक इंजरी होनी बेटा यहाँ पर जरूरी है कि आपने जो भी गलत काम किया है उससे किसी को कुछ नुकसान पहुंचना चाहिए। अब देखो, किसी की गाड़ी अगर तुमने उड़ा दी तो उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, और मान लो वो इंसान भी अगर उस गाड़ी में था जब गाड़ी ब्लास्ट हुई, तो यहाँ पर इंसान की जान को खतरा हुआ, इंजरी हुई, प्रॉपर्टी की भी और इंसान की भी, है ना। जब यहाँ पर आपने हथौड़े से खिड़की तोड़ के और आप अंदर घुस गए तो आपने प्रॉपर्टी का डैमेज किया, तो इंजरी तो हुई है, और साथ ही में लॉ ने इसको पनिश भी करना है। लॉ ने पहले ही बता रखा है ना कि चोरी नहीं करनी, किसी की जान नहीं लेनी, किसी की प्रॉपर्टी नहीं उड़ानी, फायर से मिस्चीफ नहीं करनी तुमने। तो गोलमाल मूवी में जो इन दोनों दुकान सामने सामने की दुकानों ने पटाखे फोड़ फोड़ के एक दूसरे की दुकान में रॉकेट्स उड़ उड़ के गए और दुकान पूरी जला दी, ये चीज़ मना है। ये चीज़ पहले ही क्रिमिनल लॉ ने कह दी कि ये चीज़ क्राइम होगी, मत करना। कर दी तो क्राइम हो गया बेटा, आपके बेसिक चीज़ जो है वो पूरी हो गई। क्या स्टेजेस होते हैं। तो ऐसा कभी हुआ होगा बेटा कि स्कूल में आपका दोस्त मैगी लेके गया है और वो ठंडी जमी हुई टिफिन की मैगी खाने का क्या मज़ा होता है, ये तो हम सब जानते हैं। हमें पता है कि क्या चीज़ है उसके टिफिन में आज, और हमें पता है कि ये एक बच्चा है, इसकी मम्मी रोज़ टेस्टी टेस्टी यमी यमी खाना देती है। हमें पता है कि हमें किसका टिफिन चुराना है। यूं मैथ्स का पीरियड आया, मैम ने पढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे ही तुमने हाथ डाला बैग में, मैगी निकाली और खाना शुरू, और पहली बाइट मुंह में ली ही थी और मैम ने पकड़ लिया तुम्हें। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है वो स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो कोई भी अगर आपने क्राइम कमिट करना है तो उसका पहला स्टेज होता है इंटेंशन, की सोचा मैंने कि ऐसा करेंगे। तो तुमने कहा यार इसकी मम्मी ने कल बोला था कि अगले दिन मैगी देंगी, आज देखते हैं कि टिफिन में मैगी है या नहीं। सोचा अगर मैगी हुई ना मैं तो पक्का निकाल के खाने वाला हूँ। इंटेंशन कर लिया आपने। प्रेपरेशन, भाई अपने बैग में तुम ढूंढ रहे हो यार एक कांटा मिल जाए कहीं से, एक फोक मिल जाए कहीं से एक फोक ढूंढता हूँ। फोक ढूंढा और साथ में केचप, मैगी तो केचप के साथ ही अच्छी लगती। तुमने अपनी तैयारी कर ली। उसके बाद जैसे ही तुमने उसके बैग में हाथ डाला टिफिन ढूंढने के लिए, अटेम्प्ट कर दिया तुम। अब तुम्हारा काम ऐसा हो गया कि अब तो पकड़े ही जाओगे। दैट इज अटेम्प्ट कर दिया कि भाई हाथ डाल दिया बैग में, अब तो मैगी या तो निकालो या ना निकालो, मिले ना मिले, सारी चीज अलग है। अटेम्प्ट हो गया भाई, जैसे तुमने हाथ डाला बैग में अटेम्प्ट कर दिया तुमने, और जैसी खाया, ओहो स्वाद, वाह वाह, मैगी, ठंडी मैगी का स्वाद, और वो भी लेक्चर के बीच में, दैट इज कमिशन। ऑफेंस कंप्लीट। बस मैगी खाना क्लास के बीच में ऑफेंस नहीं है, यही चीज ऑफेंस बन जाती है। जैसे मैं सूर्यवंशम वाली खीर खिला दूं तुम्हें, मेरे पास एक खीर है एक कटोरा, और मैं चाहती हूँ कि तुम खाओ। मेरे दिमाग में आया यार खीर का शौक है इसे, एक काम करती हूँ एक बेहतरीन खीर बना के देती हूँ। इंटेंशन, मैं चावल लाई, मैं दूध लाई, मैंने मीठा डाला, और साथ में पॉइजन भी तो डालना है ना, केवड़ा डाला उसके अंदर, अब तो खीर खानी पड़ेगी। मैंने सर्व करके रख दी तुम्हारे सामने, ये लो खाओ खीर। अटेम्प्ट कर, इंटेंशन हो गई, प्रेपरेशन हो गई, अटेम्प्ट हो गया। जैसे ही तुमने खीर उठा के खाई, क्या हो गया, कमीशन। तो क्राइम के 4 स्टेजेस आपने पढ़े, इंटेंशन, प्रेपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम हो गए कंप्लीट। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन है इसी चीज पे, सॉल्व करिए बेटा, सॉल्व करिए एंड टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, यहां पर क्वेश्चन है नॉट एन एसेंशियल। नॉट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नॉट एन एसेंशियल, क्या चीज एसेंशियल नहीं है। यहां पर मोटिव हमने कहीं नहीं पढ़ा बेटा, इंटेंशन हमने पढ़ा है, रॉन्गफुल एक्ट हमने पढ़ा है, नन ऑफ दीज तो आएगा ही नहीं आंसर। आंसर हो गया मोटिव बेटा। क्यों? क्योंकि इंटेंशन जो है ना, ये तो हमने पढ़ा क्या है, मेंजरिया, ये हमने पढ़ा ना मेंजरिया। रॉन्गफुल एक्ट क्या है,
हमारा एक्टस रियस। तो मेंजरिया और एक्टस रियस तो हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ही हमारे, ये तो एसेंशियल हैं ही हमारे पास में, तो ये तो एसेंशियल एलिमेंट्स में ही काउंट हो गए ना। बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास बचा मोटिव, ये एसेंशियल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं जनरल डिफेंसेस, अब आते हैं उस चीज पर जो आपको बचाएगा कि बचना कैसे है। अगर कुछ क्राइम हो जाए तो इनमें से कोई आप डिफेंस ले लो, ठीक है, इनमें से कोई आप डिफेंस ले लो और बच जाओ। डिफेंस का मतलब क्या होता है? मान लो तुम्हारा भाई आया और वो छोटा है तुमसे, आके तुम्हारे बाल खींच गया कि दी 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 ऐसे परेशान कर गया तुम्हें, और तुम आराम से सो रहे थे। अब तुम उठ के गए तो बहुत आ रहा है तुम्हें, और तुमने लगा दिए छोटे से बच्चे में दो चार, अच्छे से मार दिए तुमने, कूट दिया उसको अच्छे से। अब यहाँ पर जब तुमने अच्छे से पिटाई कर दी, धुलाई कर दी उस बच्चे की, तुम्हारे मम्मी पापा ने देख लिया, क्या डिफेंस है यहाँ पे? क्या बोलोगे बचने के लिए? क्या बोलोगे कि मम्मी इसने मारा पहले? यही बोलोगे ना पहले, मम्मी इसने स्टार्ट किया, पापा इसी ने स्टार्ट किया था, आपने देखा नहीं वो बात अलग है, बट इसी ने स्टार्ट किया था, पहले इसी ने मारा था, मैं सो रही थी आराम से, ये मेरे बाल खींच के भागा था। क्या है ये डिफेंस है कि आप क्या जस्टिफिकेशन देना चाहते हो कि आपने ये किया तो क्यों किया। दैट जस्टिफिकेशन इज जनरल डिफेंसेस, कि आपने कोई काम गलती से कर दिया, गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई, वो चीज जनरल डिफेंसेस में, ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, मैं जा कहीं रही थी, जाते जाते सामने से अचानक से कोई आ गया, पेड़ गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा बच्चे ने कुछ कर दिया, इनफेंसी, इंसैनिटी, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और इंटॉक्सिकेशन, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, वो इंटॉक्सिकेट होके, ठीक है, मैं बढ़िया तू भी बढ़िया। और कंसेंट, तुमने हाँ बोली थी, अब मुझे मत बोलो कि ऐसा क्यों हुआ। दैट इज, ये जनरल डिफेंस है। इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास में, सबसे पहला आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। तो जब मैं बात करूं मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बेटा, तो यहां पर वी टॉक अबाउट कि कुछ तो गड़बड़ हमने कर दी, होना था कुछ, हो गया कुछ। तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि ए एक पर्सन है, ठीक है, ये गया अरेस्ट करने के लिए, ये पुलिस वाला है, ये अरेस्ट करने जाता है किसको? इसको बी को अरेस्ट करना है, बट इसे समझ ही नहीं आ रहा बी कौन है। कुछ ऐसा सा केस है कि नहीं नहीं अदिति ही शीतल है, मगर तू तो बोल रहा था कि अदिति निशा है, निशा मुन्नी है, तो फिर अदिति कौन है? अब ऐसा कुछ केस में ए जो है वो फंस गया कि भाई शीतल है या मुन्नी है या अदिति है या निशा है कौन? तो ए गड़बड़ी में वो अरेस्ट करने गया निशा को, पता चला कि वो अरेस्ट कराया मीशा को। सुनने में नाम एक जैसे से लग रहे थे, लोगों से पूछा, लोगों ने भी बताया कि क्या है, टेक ऑफ फैक्ट, कि हमें तो सही लगा था बट असलियत कुछ और थी। पकड़ने जाना था निशा को, पकड़ आए मीशा को। हमने तो लोगों से भी पूछा था, पर ए को सभी लोगों ने बी की तरफ पॉइंट आउट करके कहा कि वो ही है, उसी को जाके तुम्हें पकड़ना है। क्या था ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। ये एक डिफेंस है आपके पास में कि अगर गलती से कोई फैक्ट की गलत फहमी से अगर आपने कुछ किया है तो वो एक जनरल डिफेंस होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में हमारे पास में कुछ एसेंशियल्स हैं बेटा। एक्सीडेंट में हम ये पढ़ते हैं कि देखो आप लॉफुल काम कर रहे थे, ठीक है, आपने जो भी काम किया वो लॉफुल था, आपने जितने भी प्रिवेंशंस लेने थे आपने वो सारे प्रिवेंशंस ले लिए, फिर भी कुछ अनफोर्सिएबल हो गया,
कुछ ऐसा हो गया जो आप सोच ही नहीं सकते थे कि हो जाएगा, अनफोर्सेबल हो गया कुछ, तो हम बोलते हैं कि ये है क्या, एक एक्सीडेंट। मतलब तुम चला रहे थे गाड़ी, गाड़ी चलाते चलाते और आराम से चला रहे हो, ठीक है, ये है तुम्हारी कार, और बढ़िया से गाड़ी चला रहे हो, 40 की स्पीड में तुम्हारी गाड़ी चल रही है, 40 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से, और आराम से चला रहे हो, कोई स्पीड लिमिट तुमने सारी फॉलो कर रखी है, सीट बेल्ट तुमने पहन रखी है, सब कुछ कर रखा है, साइड में देख रहे हो, इधर देख रहे हो, सामने के मिरर में देख रहे हो, हर तरफ से देख के आराम से चल रहे हो। अचानक से एक क्रो तुम्हारी विंडशील्ड पे आके गिर जाता है। अब क्योंकि ये क्रो तुम्हारी विंडशील्ड पे आ गया तो तुम्हें दिखा नहीं आगे क्या हुआ, उसकी वजह से हल्की सी गाड़ी जो है वो टकरा गई एक और गाड़ी से, यहां पर हो गया एक्सीडेंट। क्या तुम स्पीड लिमिट में थे? हाँ भाई, एक लॉफुल काम कर रहे थे, सारे प्रिवेंशंस तुमने लिए, हाँ, फिर भी कुछ हो गया। अब यहां तो हमारी गलती ही नहीं है ना यार, यहां तो कुछ गलती ही नहीं है। क्रो आके अगर विंडशील्ड पे बैठ जाएगा या लग जाएगा, वो तुम्हें दिखेगा कुछ बाहर का? नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो तुमने अपना सारा काम किया ठीक से बराबर, बट फिर भी कुछ अगर हो गया उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है इन्फेंट। इन्फेंट मतलब बच्चा, इसको हम बोलते हैं डोली इनकेपेक्स। इनकेपेक्स को मतलब मैं ऐसे याद कराती हूं, इनकेपेक्स मतलब इनकैपेसिटी, someone who is not capable of doing a particular offense because he is an infant, उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है to do that particular offense। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ये, एक बच्चा बंदूक लेके गोलियां चला रहा है बढ़िया से। क्या बच्चे को पता है बंदूक चलाने का मतलब क्या होता है? क्या उसे पता है इसकी वजह से क्या होगा? अगर आपने वो सीरीज देखी है जिनी एंड जॉर्जिया, तो उसमें वो छोटा सा बच्चा जो है वो अपने ही पिताजी के ऊपर ऐसे बंदूक चला देता है। इनफैंसी में बेटा हम यही देखते हैं कि क्या आप ये डिसाइफर कर सकते हो, क्या बच्चे में इतनी समझ थी? तो हम ये कहते हैं अगर कोई भी बच्चा 7 इयर्स से बिलो है, कोई भी बच्चा 7 इयर्स से बिलो है एज में, 7 साल से कम की उम्र का बच्चा है, तो किसी भी हालत में हम इसे कोई भी लायबिलिटी नहीं देते, इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आता। अगर इसने किसी का मर्डर भी कर दिया तो भी हम इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिलवाएंगे। क्यों नहीं दिलवाएंगे पनिशमेंट? क्योंकि यहाँ पर हमारे को क्लियरली पता है कि 7 साल का बच्चा ये समझ भी नहीं सकता कि किसी को मार देना क्या होता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज हमने देखी है कि 7 से लेके 12 साल का अगर बच्चा है, 7 से 12 साल का अगर बच्चा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या समझने की कैपेबिलिटी थी, क्या वो बच्चा समझ सकता था कि वो क्या कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी थी तो ऑफेंस है, अगर कैपेबिलिटी नहीं थी तो ऑफेंस नहीं है। तो सिंपल शब्दों में अगर बच्चा 6.5 साल का है, 6.25 साल का है, तब तक कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, जीरो लायबिलिटी है। पर जैसे ही बच्चा 7 साल का हुआ और 7 से 12 के बीच में आया, तब हम देखेंगे क्या उसमें इतनी सोचने की शक्ति थी कि वो क्या कर रहा है, क्या उसको समझ आ रहा था कि गोली चला दूंगा अगर मैं तो क्या होगा, या मैं चाकू लेके किसी के पेट में मार दूंगा तो क्या होगा। क्या उसको इतनी समझ अगर थी और फिर भी उसने अगर गलत काम किया तो हम पनिशमेंट दिलवाते हैं। अगर नहीं थी और गलती से हो गया या बचपने में उसने कर दिया तो कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती यहां पर भी।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन, जहां पर हमने ये कहा कि अगर तुमने खुद से लेकर और कंज्यूम कर ली अल्कोहल, तो कोई भी डिफेंस बेटा नहीं होता है। तो इंटॉक्सिकेशन में वी हैव टू अदर थिंग्स। अगर आपने खुद से, जिसे हम कहते हैं वॉलंटरली, कुछ कंज्यूम किया, भाई मुझे पता था ये पी के नशे होंगे और फिर भी मैंने पी ली और अब मैं चला रही हूँ गाड़ी, कि आज गाड़ी में तेरा भाई चलाएगा, ऐसे करके। और दूसरा है हमारे पास में इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन। इनवॉलेंटरी का मतलब किसी ने जबरदस्ती पिला दी, मैं नहीं पीना चाहता था, लोगों ने पिला दी मुझे जबरदस्ती, मुझे तो पता ही नहीं था इसे पीने के बाद नशे हो जाते हैं, मैं तो पानी समझ के पी रहा था कुछ और। अगर तुमने खुद से किया, भाई लायबिलिटी है सीधी सीधी, साफ सी बात है कि तुमने किया, अब तुम जिम्मेदारी उठाओ। अगर तुमने नहीं किया तो यहां पर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी आपकी। सिंपल है ये तो। इसके बाद हमारे पास है इंसैनिटी। इंसैनिटी बेटा होती है कि इंसान के अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है ना वो खत्म है, उसको नहीं पता कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत। इंसैनिटी में हम दो तरीके की इंसैनिटी पढ़ते हैं, एक होती है मेडिकल इंसैनिटी और एक होती है लीगल इंसैनिटी। जब हम केसेस में बात करते हैं ना बेटा, तो हम कहते हैं कि आपको लीगली इंसेन होना पड़ेगा। लीगली इंसेन का मतलब क्या है? लीगली इंसेन का मतलब है कि मैं ये नहीं समझ पा रही थी, मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि कोई भी चीज आई कुडंट कॉम्प्रीहेंड कि जो मैं कर रही हूं इसके कोई क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या लीगल कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और क्या ये चीज जो मैं कर रही हूं वो सही है या गलत है। ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है, मैं ये नहीं समझ सकती। और ये सही चीज या गलत चीज कि क्या कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं ये नहीं समझ सकती, तो आई एम लीगली इनसेन। मेडिकली इंसेन में बेटा बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम है हमारे पास में, जिसमें हम स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर और अलग अलग टाइप के केसेस जो हैं वो हम देखते हैं मेडिकली इंसेन में, जहाँ पर इंसान सच्चाई और झूठ के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता, जहाँ उसे अच्छा बुरा सही गलत सच झूठ ये सब चीज़ों के बीच में डिफ्रेंसिएशन नहीं पता होता, वो सारे लोग मेंटली इंसेन की कैटेगरी में आते हैं। और जब मैं लीगली इंसेन की बात करती हूँ बेटा, तो यहाँ पर आई विल हैव टू सी कि क्या मुझे ये पता है कि जो मैं काम करने जा रही हूँ वो सही है या गलत है। तो इसका एक पर्टिकुलर केस आता है जहाँ पर एक माँ है, उसके सामने एक बच्चा है और वो बहुत रो रहा है बच्चा, और वो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो उस मदर ने अभी एक हफ्ते पहले बर्थ किया है उस बच्चे का, और वो मदर लीगली इंसेन थी इस एग्जाम्पल में, जहाँ पर उसने अपने बच्चे का गर्दन काट दी। क्रिब में बच्चा है सामने उसके, और उसने क्रिब में बच्चे की गर्दन काट दी है, और वो वहाँ बैठ के हंस रही है कि अब मेरा बच्चा रो नहीं रहा, और वो वहीं बैठी हुई है खून में लथपथ है, उसका बच्चा अब रो नहीं रहा है, उसके सामने उसके बच्चे की गर्दन अलग और सर बॉडी अलग हो चुकी है। यहाँ पर उस मदर को हम बोलेंगे लीगली इंसेन, क्योंकि उस मदर को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, उसको नहीं पता कि सर काट देने के बाद क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस पर्टिकुलर एक्ट के, और इसीलिए हमने यहाँ पर उसको डिफेंस दिया लीगल इंसैनिटी का। इसका एक और केस समझो जहाँ पर एक इंसान है,
ट्रेन में वो एक छुरा लेके किसी का मर्डर कर देता है, बाद में जाके डिफेंस लेता है कि मैं तो इंसेन हूँ, मैं तो पागल हूँ। केस में पता चलता है कि क्या हुआ मर्डर के बाद में, तो उसने मर्डर वेपन अपनी पैंट की पॉकेट में अटकाया, जो नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन रुकी वहां से कूद गया, ट्रेन से, चलती ट्रेन से कूद गया। स्टेशन पे रुकी थी ट्रेन 1 मिनट के लिए, वो लास्ट के मिनट में जब चलने ही वाली थी ट्रेन तभी वो कूदा, भाग के गया एक रेगिस्तान के पास में, उसे एक कुआं मिला, कुएं में से पानी निकाला उसने, अपना नाइफ धोया और फिर नाइफ फेंक दिया कुएं के अंदर, अपने कपड़े निकाले, कुएं के पास बैठ के अपने कपड़े धो रहा है और फिर अपने घर आया और आके सो गया। अब एक बात सोचो, अगर वो इंसान हो सकता है मेडिकली इंसेन हो सकता है ना हो, पर लीगली एनालाइज करते हैं इस चीज को, क्या वो समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है? हाँ, वो समझ पा रहा था। क्या उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस समझ आ रहे थे? उसे समझ आ रहे थे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में उसे ये समझ आ रहा था कि जो उसने किया वो गलत है, और क्या गलत किया उसने? उसने मर्डर किया है। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कि वो पकड़ा जाएगा, उसके कपड़े जो खून से सने हुए हैं वो पकड़े जाएंगे, वो चाकू जिससे खून किया है उसने वो पकड़ा जाएगा। अगर वो अपने डेस्टिनेशन पे चला गया तो हो सकता है वहां तक पुलिस आ जाए, इसलिए बीच में चलती ट्रेन में स्टेशन आ गया था, उसके बाद वो कूद गया। लीगली इंसेन वो नहीं है, तो इंसैनिटी का डिफेंस से नहीं मिलेगा। ये था इंसैनिटी का ग्राउंड। इसके बाद हमारे पास में आता है कंसेंट का टॉपिक। कंसेंट के टॉपिक में हम एक एक डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसको हम कंसेंट भी बोलते हैं इन सिंपलर टर्म्स। जब मैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया की बात करती हूँ, इसमें आते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जैसे कि एक बॉक्सिंग मैच या रेसलिंग मैच। यहां पर कंसेंट है पार्टीज का, पार्टीज जो हैं वो आपस में कंसेंट देती हैं। कंसेंट मतलब होता है हाँ बोलती हैं किसी चीज के लिए, और उन्हें नॉलेज है, उन्हें पूरी तरीके से पता है कि किसी चीज का क्या रिस्क है। ये चीज कवर होती है किसमें? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में, कि हमें पता है इस पर्टिकुलर चीज का मतलब क्या है। कि बॉक्सिंग के मैच में अगर किसी का जबड़ा टूट जाए, दांत टूट जाए, या फिर वो पैरालाइज हो जाए, उसको चोट लग जाए, रेसलिंग मैच है, किसी के साथ कुछ भी हो जाए। हम देखते थे ना बचपन में वो टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स वाला जो WWE आता था, उठा उठा के पटकते थे एक दूसरे लोगों को। क्या है? कंसेंट है यहाँ पे, उन्हें पता है कि किस चीज़ का क्या रिस्क है। ऐसे ही एक फिलिप ह्यू करके एक क्रिकेटर थे जिनको बॉल लग गई थी और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी वहां पे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंसेंट, कि भाई सामने वाले इंसान को पता था क्या रिस्क है, उसको सारी चीज पता थी कि कितना रिस्क है, कितनी हद तक चोट लग सकती है, और फिर भी उसने कंसेंट दिया, अपना हाँ बोला उसने, कोई बात नहीं, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो भी एक वैलिड डिफेंस में आता है। तो दीज वर द डिफेंसेस दैट वी स्टडीड टुडे। तो आज की क्लास में हमने बेटा क्या पढ़ा? वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। हमने ये पढ़ा कि क्रिमिनल लॉ क्यों हमें चाहिए, हमें की कंसेप्ट्स हमने पढ़ लिए क्रिमिनल लॉ के, कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें। एक्टस रियस और मेंस रिया होना इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हमने पढ़ा क्या कि स्टेजेस क्या क्या थे, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। और फिर उसके बाद में हमने ये जाना कि क्या क्या जनरल डिफेंसेस हैं हमारे पास में। सो वी हैव स्टडीड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि अदिति तो मुन्नी थी, मुन्नी तो निशा थी, निशा तो कोई और थी, तो अदिति कौन थी। तो ये सारी चीज़ें मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आती हैं। एक्सीडेंट, आप अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहे थे बट फिर भी एक्सीडेंट हो गया,
तो वो एक्सीडेंट में आता है। इन्फेंसी, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो छोटा है, इन्फेंट है, और उसने कोई गलत काम कर दिया, तो वहाँ पर आप उसको डिफेंस दे देंगे। इंसैनिटी, वो सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो यहाँ पर इंसैनिटी। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन में आपने जब ड्रिंक कर लिया है बेटा, तो आपको नहीं हम मान सकते कि आपको समझ होगी कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो वो सही गलत का फासला जब मिट जाता है इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में, तो लायबिलिटी भी उस हिसाब से डिसाइड होती है। और फिर कंसेंट, कि अगर तुमने ही कंसेंट किया था, आओ बैल मुझे मारो, तो वहां पर अब बैल अगर तुम्हें मार दे तो तुम कह नहीं सकते कि क्यों लगी हमें चोट। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड टुडे, and I would end this with this great quote by Spider-Man: with great power comes great responsibility. So stay cautious out there, stay strong, all the best, and keep learning. Bye bye.